न कभी थके हैं मेरे पैर, न कभी हिम्मत हारी है। न कभी थके हैं मेरे पैर और न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का ऐ दोस्त, इसीलिए तो ज़िंदगी में सफ़र हमेशा जारी है, सफ़र हमेशा जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई में एक छोटा सा सहयोग देने के लिए मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके साथ जुड़ चुका हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे मानव विज्ञान या मानव जंतु जगत, मानव विज्ञान या जंतु विज्ञान या फिर जंतु जगत का वर्गीकरण। जो भी आप कहिए, इसे कई नामों से आप जान सकते हैं। इसका पहला जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आने वाली है। तो चलिए जो है समय ना गंवाते हुए हम अपने जो है सेशन को शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने आपको मॉलस्का तक पढ़ाया था। पिछले सेशन में हमने आपको मॉलस्का तक पढ़ा था। अब जो नया सेशन है यहाँ हम पढ़ाएंगे कार्डेटा के बारे में। फाइलम कार्डेटा के बारे में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो फाइलम कार्डेटा क्या होता है ज़रा इसे जान लेते हैं। देखिए, बात की जाए फाइलम कार्डेटा की तो आर्थ्रोपोडा मैंने बताया था कि सबसे बड़ा संघ होता है, जीवों का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ जो है कार्डेटा है। जीवों का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कार्डेटा। एक बात और आपको बता दूं कि ये जो है जीवों की संख्या में तो दूसरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकसित संघ जो है कार्डेटा संघ है। यहाँ तक कि मनुष्य आदि भी इसी संघ में आते हैं, तो इसलिए इसे सबसे विकसित संघ बोला जाता है। ठीक है दोस्त, तो सबसे विकसित, अगर आपसे प्रश्न आता है कंपटीशन में कि वर्गीकरण के दृष्टिकोण से सबसे विकसित जो है संघ कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब हमेशा एक ही जवाब होगा कि कार्डेटा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से या जीवों की संख्या के दृष्टिकोण से कौन सा वर्गीकरण में कौन सा संघ जो है आता है दूसरे नंबर पर, तो आप जवाब देंगे कार्डेटा। पहले नंबर पे क्या आता है? तो पहले नंबर पे आता है आर्थ्रोपोडा, जीवों की संख्या के आधार पर, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक जीव होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा जूम करें तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, करा कि इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। नोटोकार्ड उपस्थित होता है यानी कशेरुकी जो संरचनाएं होती हैं उनकी खांच उपस्थित होती है। और अगला करा कि इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र का मतलब होता है कि क्लोम छिद्र वह अंग होता है जिसके कारण जो है सभी जलीय जीव क्या करते हैं? जल में श्वसन करते हैं। क्लोम छिद्र वह अंग होता है जिसके कारण सभी जलीय जीव कहाँ? जल में श्वसन करते हैं। जो छिद्र होता है इसकी सहायता से सांस लेने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं ना, सक्षम होते हैं। तो इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कशेरु की खांच पाई जाती है। और इनमें क्लोम छिद्र अवश्य रूप से पाया जाता है, जहाँ क्लोम छिद्र का अर्थ होता है कि क्लोम छिद्र मतलब आप कह सकते हैं कि श्वसन के लिए, जल में श्वसन के लिए या श्वसन करने के लिए जो छिद्र पाया जाता है उसे श्वसन छिद्र कहते हैं। इसमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। नालदार तंत्रिका रज्जु, इसमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। नालदार मतलब होता है कि खोखला, तंत्रिका रज्जु जो खोखला, नालदार मतलब होता है, जैसे आपने पोरीफेरा में जब जो है नाल प्रणाली के बारे में पढ़ा था तो उसमें आपने जाना था कि ये खोखले होते हैं, इनके आर पार क्या होता है? जल पास कर जाता है ना। तो वही चीज़ इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर ये जीव है, इसके ये जो है इसका शरीर जो है नालदार तंत्रिका रज्जु का पाया जाता है। ठीक है ना। कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कुल 13 वर्गों को रखा गया है। संघ कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कुल कितने संघों को रखा गया है? 13 संघ को रखा गया है। कितने संघ को दोस्त? 13 संघ को।
तो कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने संघ को रखा गया है? 13 संघों को रखा गया है। ठीक है ना। चलते हैं अब आगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहला वर्ग संघ कार्डेटा का पहला वर्ग कौन सा है? देखिए, मत्स्य वर्ग है, पीसेस वर्ग है। पहला वर्ग है मत्स्य वर्ग या पीसेस वर्ग। जरा इसके बारे में जान लेते हैं। मत्स्य वर्ग मतलब मछलियों का वर्ग, जिसमें मछलियाँ आती होंगी। ये असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब वायुमंडल के अनुसार अपने शरीर को बदल सकती हैं ये। ठीक है ना। वायुमंडल के अनुसार अपने शरीर को बदल सकती हैं। यानी समतापी का मतलब एक समान ताप में रहने वाले जो होते हैं उनको समतापी बोलते हैं। ये जो है वायुमंडल के अनुसार, जैसे गर्मी आती है, ठंडी आती है, पानी का तापमान बढ़ता है, पानी का तापमान घटता है, तो इसी प्रकार से ये अपने शरीर को भी उसी पानी के तापमान के अनुसार क्या करती हैं? एडजस्ट करती हैं। ठीक है ना। तो मछलियाँ, या मछलियाँ की बात नहीं, आप अपने दिमाग में मछलियाँ रखिए, लेकिन अन्य जीव जंतु भी आते हैं। ठीक है ना, जो जलीय जीव जंतु हैं। आगे चलिएगा। कह रहा कि इनका जो शरीर होता है ना, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर तो अभी चैम्बर 2 बता रहा है। इनके शरीर में 2 चैम्बर यानी 2 द्विवेशमी होता है, और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। समझिएगा, अशुद्ध रक्त ही क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछलियों का शरीर 2 चैम्बर्स होता है, जैसे मनुष्य का शरीर जो है 4 चैम्बर्स है। हमारे जो है शरीर में, हमारा शरीर चतुर्वेशमी है ना, 2 अलिंद और 2 नीला पाया जाता है। इसको हम 2 वेश्म का जोड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मछलियों के केवल 2 वेश्म ही पाए ही जाते हैं। यह केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त पंप करता है। और हमारे फेफड़े में क्या है कि शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त जो है हमारा हृदय दोनों पंप करता है। ठीक है ना। आगे लिखा है कि इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं से गिल्स भी बोला जाता है, कहीं कहीं क्लोम भी बोला जाता है। मतलब होता है कि श्वसन क्रिया के लिए क्लोम गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। ये गलफड़े क्या करते हैं? जल में विलीन ऑक्सीजन को उपयोग करने में जो है जलीय जीवों की सहायता करते हैं। यानी पृथ्वी पर जितने लोग हैं वे जो थल पर हैं, अधिकतर जो विकसित जीव हैं वो फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, और जो जल में हैं, विकसित हैं, वो जो है क्लोम यानी गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। और हम लोग तो डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन ये मछलियाँ या फिर जलीय जीव क्या करते हैं कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन को किसी तरह से अपने श्वसन के लायक बनाती हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है। उपास्थि, कुछ मछलियों में कंकाल यानी उनमें हड्डियां नहीं होती हैं, जैसे शार्क स्केलेटन। जैसे मानिए मनुष्य के जैसे कंकाल होता है, पहले ढांचा बन जाता है, उसी प्रकार से कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जिनमें कह सकते हैं कि बीच के अंग नहीं होते हैं, केवल जो है अंग बीच के, मतलब जैसे मान लीजिए और कोई मछली देखते हैं आप, उसमें कांटा होता है ना, कशेरुक होता है, तो बीच में कुछ मांस वगैरह होती हैं। लेकिन ये जो होती हैं इस शार्क स्केलेटन, ये बीच में खोखली होती हैं, साइड साइड से इनके शरीर का ढांचा बन जाता है। ठीक है ना। बीच में खोखली है, साइड साइड से शरीर का ढांचा क्या होता है? बन जाता है। और कह रहा है कि इनमें क्या क्या आते हैं? संघ कार्डेटा के मत्स्य वर्ग पीसेस वर्ग में कौन कौन से प्राणी आते? देखिए, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा आदि जो है इनमें आते हैं। रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स आदि जो है इसमें मत्स्य वर्ग, कार्डेटा के मत्स्य वर्ग में आते हैं। देखिए कह रहा ना, ध्यान दीजिए। एक मछली है जो मच्छरों को खा करके उनकी संख्या को कम कर देती है, जिसके कारण जो मलेरिया, डेंगू आदि रोग नहीं फैलते हैं। देखिए, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट भक्षी मछली का नाम है गेम्बूसिया। गेम्बूसिया मछली जो है आप जानते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, गड्ढा रहता है, वहाँ पे मच्छर ज़्यादा जो है पैदा होते हैं। तो गेम्बूसिया मछली यदि उसमें छोड़ दी जाए तो वह मच्छर के लार्वा को खा जाती है, मच्छर को खा जाती है, जिससे उनकी संख्या को क्या करती है? कम कर देती है। ठीक है ना। तो ये गेम्बूसिया मछली है। तो गेम्बूसिया मछली ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित से कौन सी मछली है जो मच्छरों के नियंत्रण हेतु
जो कीटभक्षी के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आपका जवाब क्या होगा? गैम्बूसिया मछली। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे है, चलिए आ जाते हैं एम्फीबिया वर्ग में। ठीक है ना। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर। क्या होता है? उभयचर। उभयचर का मतलब जो जल और थल दोनों में रहे, उसको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। देखिएगा उभयचर क्या होता है, जरा उसको जान लेते हैं। उभयचर प्राणी मतलब ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उन्हें हम उभयचर बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए उभयचर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उभयचर एम्फीबियंस, ये कह रहा कि ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। जबकि कि मैंने अभी बताया आपको, ये सभी प्राणी कैसे होते हैं? उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। ये भी जो है वायुमंडल के अनुसार अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने असमतापी प्राणी होते हैं वो लगभग जो है गर्म रुधिर प्राणी होते हैं ना, या शीत रुधिर प्राणी। और चलिए श्वसन जो होता है क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन जो है क्लोमो मतलब होता है जब जल में जाते हैं तो क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। त्वचा, जल में त्वचा और फेफड़ों के द्वारा। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो जल में जाने के बाद त्वचा शोषण करते हैं, बाहर आने के बाद फेफड़े शोषण करते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें गलफड़े भी पाए जाते हैं। और जो इनका हृदय है वो त्रिवेशमी होता है। इनमें 2 अलिंद तथा 1 निलय पाया जाता है, यानी 3 चैम्बर्स होते हैं, इनमें 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। ठीक है ना दोस्त। तो चलिए, कहा कि मेढकों की टर्राट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती। मैथुन के लिए मतलब होता है नर मादा के जो है आपसी संयोग की क्या होती है, यानी रिप्रोडक्शन की पुकार होती है। मेढकों का टर्राना जो है मैथुन का पुकार होता है। अब अगला पॉइंट, अगला देखिएगा सरीसृप में वे प्राणी जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें सांप आ सकती है, छिपकली आ सकती है, जो रेंगते हैं कार्डेटा संघ के, शरीर अत्यधिक विकसित है और साथ ही साथ जो है जमीन पर क्या करते हैं? रेंगते हैं। उन्हें वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। यह असमतापी जंतु होते हैं जिनमें 2 जोड़ी पाद पाया जाता है। पैर जो है 2 जोड़ी का मतलब लगभग 4 पैर पाए जाते हैं। जैसे छिपकली को आपने देखा होगा, छिपकली में 4 पैर पाए जाते हैं ना, और ये रेंग कर भी चलती है। तो ये जो है सरीसृप के अंतर्गत आती है। अब इसके पूरे जो है हम लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। करा कि कंकाल पूर्णतया अस्थिर होता है, यानी हड्डियों का बना हुआ कंकाल होता है इनमें, है ना। रेप्टाइलिया वर्ग में हड्डियों का बना हुआ क्या है? कंकाल है। कशेरुकी। और देखिए श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। जी, स्थलीय है तो श्वसन फेफड़ों के द्वारा होगा ही। ठीक है ना। छिपकली रहे चाहे आपके जो है सांप रहे, लगभग जो है स्थलीय है। जो स्थलीय प्राणी हैं उनमें श्वसन जो है फेफड़ों के द्वारा होता ना। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की कवच के से ढके होते हैं। अंडे जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जब ये अंडे देते हैं तो वो अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट की कवच होती है। जैसे मुर्गी का भी अंडा है, उस पर भी कैल्शियम कार्बोनेट की कवच होती है। उसी प्रकार से इनके अंडे मतलब कठोर खोल में बंद होते हैं। ठीक है ना, यही कहना चाहते हैं। हृदय जो इनका त्रिवेशमी होता है मगरमच्छ का, लेकिन हृदय 4 कक्षीय होता है। मगरमच्छ के हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, 2 अलिंद 2 नीला, वैसे मगरमच्छ में भी पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो सामान्य तौर पे प्राणी जैसे छिपकली हो गई, सर्प हो गया, इनमें जो है त्रिकक्षीय यानी 3 चैम्बर्स जो है हृदय होता है। अब ये 2 अलिंद या 1 निलय, या 2 निलय 1 अलिंद हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए उपकरण में देखते हैं कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। उदाहरण में है इसकी छिपकली, पहला उदाहरण जैसे मैंने बताया आपको, सांप है, घड़ियाल है, कछुआ है आदि ना। छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि ये कार्डेटा संघ के जो है प्राणी हैं। लेकिन कार्डेटा के साथ साथ ये जो है रेप्टाइलिया वर्ग के हैं, जो रेंग कर चलने वाले प्राणियों में आते हैं। क्या कि मेसोजोइक युग को रेप्टाइल युग कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन से युग को रेप्टाइल युग के नाम से जानते हैं? तो मेसोजोइक युग को
मीसोजोइक युग को रेप्टाइल युग के नाम से जानते हैं। दोस्त अगर आपने कापी कलम लिया है तो आप उस तरह से नोट कर लीजिए, और अगर आप जो है कापी कलम नहीं लिए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बाद में आप पढ़ सकते हैं। अगर लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से मैं बताऊं आपको कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता हमारा, लेकिन अगर हम नोट कर लेते तो उस पर बार बार ध्यान जाता है, ठीक है ना, कोई ऐसी जगह पर। देखिए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है नागराज किंग कोबरा है। बहुत ही, ये मैं अब जीके का इंटरेस्टिंग जीके का चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो कि ये जीव जंतुओं के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। तो देखिए, कह रहा कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप नागराज किंग कोबरा है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं, और छोटे सर्पों को जो है ये क्या करता है, खा जाता है। अब देखिए, हिलोडर्मा नामक विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली होती है। ऐसी छिपकली जो बहुत जहरीली होती है उसका नाम है हिलोडर्मा ना। आगे चलते हैं। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफिश। यह संसार का सबसे जहरीला सर्प है, हरे रंग का होता है, इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है। ये संसार का सबसे जहरीला सर्प होता है, जिसे हाइड्रोफिश के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और कह रहा कि मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली है, इसका प्रचलित नाम कह रहा कि स्किंक है। मेबुइया जो है बिल बनाने वाली छिपकली होती है, जिसका प्रचलित नाम क्या होता है, स्किंक। यह क्या करती है, छिपकली बिल बनाती है तथा उसमें रहती है, ठीक है ना। और सांपों की विष ग्रंथियाँ स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के सादृश्य होती है। जैसे हमें जो है स्तनधारियों में जो वसा और तेल की ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे हमारे शरीर में चेहरे पे ज़्यादातर होती है, क्योंकि वहीं चेहरा हमेशा जो है तैलीय हो जाता है, तो वो वसा और तेल की ग्रंथियाँ जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार के सांप की जो विष ग्रंथियाँ भी, उसकी भी बनावट सेम उसी प्रकार से होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो रहा, यानी जंतु विज्ञान का वर्गीकरण, जीव विज्ञान का वर्गीकरण, ये दूसरा सेशन आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अब इसके तीसरे सेशन को हम जो है अगले पार्ट में अपलोड कर देंगे। और जितने मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जितने जो हैं पुराने हैं उनको केवल एक काम करना है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आपको चैनल को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है ना दोस्त। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।